नमस्कार कॉमरेड्स। बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश CITU ने अपने नए पेज की शुरुआत की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नया पेज आने वाले दिनों में एक नए तरीके की, जिसको हिंदी में कहते हैं एक नए तरीके का अध्याय अपने संघर्षों में जोड़ेगा। ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आवाज जा रही है, आवाज जा ही रही होगी। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो आवाज सोशल मीडिया के जरिए हमारे मित्रों, साथियों और कॉमरेड्स के पास तक जारी है, वो आवाज पूरे उत्तर प्रदेश के और इस तरीके से पूरे देश भर के मजदूरों के पास भी पहुंचेगी। थोड़ी देर में हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हमारे देश की पार्लियामेंट चल रही है और उस पार्लियामेंट में ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उस पार्लियामेंट में ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर जो आमतौर से हुआ करते थे वो नहीं होंगे और सिर्फ एक तरफा भाषण होगा, एक तरफा ज्ञान दिया जाएगा, एक तरफा घोषणा की जाएगी। इतने कठिन समय में लोकतंत्र के साथ इतना भौंडा मजाक शायद ही कभी किसी और सरकार ने इस देश में किया। वो तो छोड़िए, ये समस्या जो हमारी है वो समस्या पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया में भी लोकतंत्र इस कदर बाधित हुआ हो, लोकतंत्र को इस तरीके से सीमित करने की कोशिश की गई हो, ऐसा हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। लेकिन है, एक ख़ास तरीके की परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं और वो परिस्थितियां क्या है इसके बारे में आज के संक्षिप्त उसमें चर्चा में हम लोग जानेंगे। काफ़ी संख्या में साथी लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं बिना किसी विलंब के अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं ताकि उसे जल्दी से जल्दी पूरा भी किया जा सके। ये जो समय है, जो विषय है हमारा, ध्वंस पर आमादा हुकूमत और मोर्चे पर डटा मजदूर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो समय है वो देश और उसकी असली जनता पर हमलों का सबसे खराब और सबसे कठिन समय है। इसमें कोई शक नहीं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री या बहुत बड़ा राजनीति शास्त्र का विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी नंगी आंखों से अपने जीवन के आसपास, अपने जीवन के भीतर उन सारी कड़वी सच्चाइयों को देख रहे हैं जो हमारे सामने आज दिखाई दे रही है। क्या है वो और क्यों है, इसके बारे में संक्षेप में अपन लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पीछे किस तरीके की जघन्यता है, इतिहास में ऐसा उदाहरण केवल एक मिलता है। बहुत ही बर्बर तानाशाह हुए हैं, मनुष्यता को बहुत कठिन मौकों से गुजरना पड़ा है, मजदूर वर्ग को तो न जाने क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है अपने आप को संगठित करने के अधिकार को हासिल करने के लिए। लेकिन इतिहास में ऐसा एक ही अवसर मिलता है जब लोग मर रहे हों, जब लोग मौत के मुंह में जा रहे हों, जब लोग भूख से बिलबिला रहे हों, और ऐसे मौक़ों पर उस देश का शासक बांसुरी बजा रहा हो, गिटार बजा रहा हो, नगाड़ा बजा रहा हो। पहली शताब्दी में एक शासक हुआ था जिसका नाम था नीरो, रोम का शासक था। उसने लगभग वही किया था जिसकी पुनरावृत्ति पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ पर हो रही है, और ख़ास तौर से कोरोना काल में जो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ, बहुत ही ज़्यादा निर्लज्जता के साथ करने की कोशिश की गई।
12 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में बहुत ही हंसते और खिलखिलाते हुए चेहरे, 12 मई मतलब बहुत ही कठिन समय था वो। हमने ऑलरेडी बहुत देरी के साथ लॉकडाउन शुरू किया था, क्योंकि हमें डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी करनी थी, अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप करना था, अमरीकियों के साथ अपनी गांठ बांधनी थी। उसके बाद अप्रैल और मई बहुत तकलीफ के दौर थे, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उसी दौरान 12 मई को उन्होंने बहुत ही खिले चेहरे के साथ, बहुत ही आश्वस्त के साथ, बहुत ही प्रसन्न भाव के साथ ये घोषणा की थी कि ये जो महामारी है, ये जो आपदा है, इस आपदा को हम अवसर की तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और वो किस तरीके से उन्होंने अवसर की तरीके से इस्तेमाल किया है, इसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो बहुत ही विस्तार में जाने की बजाय मैं केवल 2-3 पहलू आपके सामने लाना चाहता हूं। और वो पहलू है, सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत हुई प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ। अभी सरकार ने परसों नरसों पार्लियामेंट में जब ये सवाल पूछा गया तो एक अंदाजिया संख्या दी है कि 1 करोड़ 4 लाख के आसपास लोग वापस हुए। हालांकि 1 करोड़ 4 लाख भी कम नहीं होते हैं, लेकिन बाकी की जितनी भी संस्थान है, उन सारी संस्थानों ने जो जानकारी जुटाई है, उस जानकारी के हिसाब से वापस होने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ से अधिक थी, 4.5 करोड़ के आसपास। 4.5 करोड़ लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रहे हैं। किस बुरी स्थिति में जा रहे हैं उसकी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें देखी होंगी, रास्ते में रेल की पटरी पर सो रहे हैं, एक बंद रेल लाइन पर, वहां पर ट्रेन आती है, उनको कुचलते हुए चली जाती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं वो, शहडोल के और अनूपपुर के और कटनी के। आगरा बॉम्बे हाईवे की रोड पे जा रहे हैं और ट्रक आता है, कुचल के उनको चला जाता है। न जाने कितने लोग गर्मी की वजह से, कितने लोग भूख की वजह से मर गए। एक 9 महीने की गर्भवती महिला सड़क पर पैदल चलते हुए बच्चे को जन्म देती है और 1-8 घंटे के विश्राम के बाद दोबारा से चल देती है सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर। इन तमाम सारी तकलीफों के साथ वो पहुंचे। लेकिन इस पूरे दौर में हमारी सरकार की ओर से राहत वाद तो छोड़िए, मुआवजा तो छोड़िए, अभी पार्लियामेंट में कहा है कि कितने लोग मरे उनको जानकारी नहीं है कितने लोग बेरोजगार हुए उनको जानकारी नहीं है, मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है। उनके संबंध में संवेदना का एक शब्द भी हमारी हुकूमत के प्रमुख के मुंह से नहीं निकला। उन्होंने उस असलियत को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, जिस असलियत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इससे बड़ा पलायन, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इससे बड़ा पलायन पिछले 5000-7000 साल की इस देश की सभ्यता में, इस देश के लिखित इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। 2 बार प्लेग की बीमारी आई थी, लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां गए थे, बम्बई आधी रह गई थी। लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा लोग, यूरोप के कई देशों की मिलाकर आबादी से कई गुना लोग पैदल पैदल चलते हुए जा रहे थे और हमारी सरकार उनको पानी पिलाने, खाना खिलाने या उनके पुनर्वास के सवाल को एजेंडे पर लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो उस वास्तविक परेशानी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, आज भी नहीं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा असर जो हुआ मेहनतकश जनता के ऊपर, और वो ये हुआ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार लोगों के समाप्त हो गए। अभी सरकार ने माना है इस बात को कि 2 से 3 करोड़ लोगों के बीच में वो लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं जो परमानेंट नौकरियों पर काम करते थे, स्थायी कामों में लगे हुए थे। लेकिन ऐसे असंगठित क्षेत्र के अनेकों लोग हैं जिनकी नौकरियां छिन गई, और उनकी संख्या CMIE, जो इस देश की प्रमुख संस्था है, उस संस्था ने बताया कि वो तकरीबन 14 करोड़ के आसपास लोग हैं, और उनमें से 8 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग हमेशा के लिए बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि वो जो काम धंधा करते थे अब उसके दोबारा पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस बीच में बाजार में जो मंदी आई है,
लोगों की जेब में जो सिकुड़न आई है उसकी वजह से अब उनको काम मिलने वाला नहीं है, बाजार सिकुड़ गया है। हाल फिलहाल उनके दोबारा से रोजगार पर वापस होने की कोई संभावना नहीं। तीसरा जो सबसे बड़ा हमला हुआ, जो 150 साल के इतिहास में इतने कम समय में, पिछले 6 साल में, और उससे भी कम समय पिछले 6 महीने के अंदर जितना योजनाबद्ध तरीके से, जितना बर्बर तरीके से श्रम कानूनों को खत्म करने के, उन अधिकारों को छीनने का हमला किया गया जो पिछले 150 वर्षों में इस देश के मेहनतकशों ने कुर्बानियां दे देकर हासिल किए थे। आसानी के साथ नहीं मिल गए थे। अंग्रेजों से भी लड़े थे, निजी मालिकों से भी लड़े थे, इस देश की सरकारों से भी लड़े थे। उसके बाद जो कानून हासिल किए थे, उन सारे कानूनों को एक झटके में वहां पर योगी आदित्यनाथ ने, यहां पर शिवराज सिंह ने, कहीं पर किसी और ने, इस देश के सारे राज्यों में श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया गया। 8 घंटे काम के कानून को 12 घंटे काम के कानून में तब्दील कर दिया गया। न्यूनतम वेतन की गारंटी देने वाला जो कानून था, जो 1946 में बना था, उस 1946 के कानून को भी समाप्त कर दिया गया। अब न्यूनतम वेतन की भी गारंटी नहीं है। हायर एंड फायर के सिद्धांत को सरकारी क्षेत्र में लागू कर दिया गया कि वहां भी अब जो परमानेंट नौकरी मिलेगी वो भी नौकरी संविदा पर मिलेगी, और जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से बाहर निकालकर इस तरीके के लोगों की भीड़ से उसको भरने का फैसला ले लिया। क्या है ये? जब मजदूर के काम के घंटे बढ़ते हैं तो किसको फायदा होता है, इसको समझने के लिए न मार्स होने की जरूरत है, न कीन्स होने की आवश्यकता है, न रिकार्डो को पढ़ने की आवश्यकता है। एक सामान्य ज्ञान की बात है। उन बड़े उद्योग घरानों के लिए लूट का आसान जरिया उपलब्ध कराने की कोशिश की गई उन श्रम कानूनों को खत्म करके। अभी उन्होंने एक और कदम उठाया, और वो कदम है निजीकरण का कदम। पिछले 100 साल में अंग्रेजों के जमाने में भी पब्लिक सेक्टर तैयार किया गया था, पोस्ट ऑफिस के रूप में, उस वक्त का जो टेलीकम्युनिकेशन का जरिया था उसके रूप में, डिफेंस के कारखानों के रूप में, ये गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ करते थे, रेलवे के रूप में। उस जमाने से भी जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर तैयार हो रहा था, जो इस देश के विकास की रीढ़ है, जिसने इस देश के विकास में योगदान दिया है, उस सारे के सारे पब्लिक सेक्टर को निजीकरण करने का फैसला ले लिया गया। कोल ब्लॉक्स बेचे जाएंगे, रेलवे का निजीकरण किया जाएगा, हर चीज का, मतलब यहां तक कि डिफेंस के कारखानों का, जहां तोपें बनती हैं, जहां बंदूकें बनती हैं, जहां बम और गोले बनते हैं, जो इस देश की सेना के काम आते हैं, उनका भी अब निजीकरण किया जाएगा। वो भी अब अमेरिका की कंपनियां, अंबानी जी और अडानी जी चलाएंगे। ये महाघोटाला है। ये उस सबको उलट देने की कोशिश है जो इस देश की जनता के पैसे से तैयार हुए थे ये सारे पब्लिक सेक्टर। उद्योग घरानों ने 1 कौड़ी न तब दी थी, न 1 कौड़ी वो आज दे रहे हैं। उन सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स को बेचने का एक नया हमला किया गया, जिसके 2 अर्थ निकलेंगे। एक तो ये कि सरकार, मतलब एक तो ये कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जो अपनी पैरों पे खड़ी रहती है, वो मुनाफाखोरों की मेहरबानी पर निर्भर हो जाएगी। और दूसरा ये कि पब्लिक सेक्टर ने सबसे बड़ी तादाद में रोजगार दिए हैं। पब्लिक सेक्टर ने इस देश के आर्थिक विकास को संतुलित करने की कोशिश नहीं की। रोजगार प्रदाता भी सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर ही रहा है। अगर वो चला जाएगा तो उसके बाद रोजगार और रोजगार की क्वालिटी की हालत क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। लोगों ने देखे हैं प्राइवेटाइजेशन के जमाने की कोयला खदानें, हम लोगों ने भी भुगती हैं, और उसके बाद की कोयला खदानें। जब ये सारी की सारी सुविधाएं छिन जाएंगी, जब एकमात्र मकसद केवल मुनाफा कमाना और लूटना रह जाएगा, तो मेहनतकशों की हालत क्या होगी, ये बात होगी। और मेहनतकशों के किसी भी तबके को नहीं छोड़ना चाहते। अभी वो खेती किसानी को लेकर 3 अध्यादेश लेकर आए। एक अध्यादेश में वो मंडी कमेटियों को खत्म कर देंगे ताकि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी हुआ करती थी वो खत्म हो जाएगी, गई किसानी हाथ से। दूसरा और भी ज्यादा गंभीर है, वो ठेका खेती लेकर आ जाएंगे। ठेका खेती करेगा कौन? अंबानी की कंपनी करेगी, अडानी की कंपनी करेगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां करेंगी। देर सवेर वो 10-10 साल के लिए ठेके पर जमीन ली जाएगी किसान की, और उसके बाद एक बार भैंस अगर पानी में चली गई तो उसको बाहर निकालना कितना मुश्किल होता है, ये किसान परिवारों से जुड़े हुए हमारे जो साथी है वो जानते हैं। जमीन भी गई। उसके बाद वो तीसरा अध्यादेश लेकर आए हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो हुआ करता था, जिसमें एक सीमा से ज्यादा
जमाखोरी नहीं की जा सकती थी खाद्यान्न की, उसको भी खत्म कर दिया। अब कितने भी हजारों लाखों टन भी किसी की जमाखोरी में कोई कर सकता है, उसका नजारा हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने फरमाया था कि इस देश के किसान ने बड़ी मुश्किल में काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी ओर वही उसी किसान के साथ ये किया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर फसल पैदा होने के बाद भी बाजार में दाम कम नहीं हुए, न सब्जियों के न खाद्यान्नों के, बल्कि जिसने पैदा किए थे वही आज ज्यादा मुश्किल में है, इसलिए कि उसको वही सामान जो उससे 20 रुपए में खरीदा गया था आज उसको 40 और 60 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। ये अब की हालत है। जमाखोरी, कालाबाजारी ने किस तरीके से इस देश में भुखमरी पैदा की है, इसके बारे में पढ़ने के लिए इतिहासकार होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग समझ सकते हैं इसको। जब हमने 1965 के युद्ध देखे हैं, 1971 का बांग्लादेश का संघर्ष देखा है, जब जब आपदा आई है, जब जब युद्ध आए हैं, तब यही लोग जो बीजेपी के झंडे को तान कर रहते हैं, उन्हीं ने जमाखोरी करके जो कालाबाजारी की है, उसका नतीजा इस देश की जनता को जो चुकाना पड़ा है, उसके बारे में कुछ दोबारा से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। खेती भी गई, किसानी भी गई, खाद्यान्न भी गया, रोटी भी गई, सब्जी भी गई। उसके बाद दो बड़े फैसले लिए हैं इस कोरोना काल के दौरान सरकार ने, जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से असर इस देश के मजदूर वर्ग पर पड़ा है। और वो फैसले हैं शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरी तरीके से निजीकरण किया जाना, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरी तरीके से अभिजातीयकरण किया जाना, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इन सब का मतलब क्या है? जिस देश में केवल 34% लोगों के पास एंड्रॉयड के फोन है, जिस देश का आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी इंटरनेट के कवरेज से बाहर है, उस देश में अगर ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे तो वंचित होने वाले लोग कितने होंगे और कौन होंगे? दूसरा सवाल यह कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मामला, मैं जिस शहर में बैठकर आपके बीच में बोल रहा हूं, उस शहर में कोई कोरोना पेशेंट सरकार द्वारा निर्धारित किए गए, मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हॉस्पिटल है वो, उस हॉस्पिटल में जब भर्ती होता है तो उसके बाहर आने पर 10-12 दिन के बाद जब वो बाहर निकल कर आता है तो कम से कम उसे 5 लाख रुपए का बिल थमाया जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि बहुमत जनता के हाथ से शिक्षा भी छिन जाएगी, बहुमत जनता के हाथ से स्वास्थ्य भी छिन जाएगा, और हम जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उन मजदूर वर्ग के साथ ये दिक्कत होगी कि अभी तक सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की वजह से जो कम खर्चा हुआ करता था, आमदनी घटेगी, खर्चे का बोझ बढ़ेगा। और आखिरी पहलू जो मैं कहना चाहता हूं, बाकी बहुत सारे हरि अनंत हरि कथा अनंत, और मोदी जी की तो सुरसा के मुंह की तरीके से फैलता जाता है उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है जनता को और देश को बर्बाद करने का, ध्वंस करने का। लेकिन मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ये जीडीपी का क्या हुआ? अरे दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना फैला है, वहां भी संकट आया है, वहां भी लॉकडाउन हुए हैं, लेकिन हमारी जीडीपी का इस तरीके से भट्टा क्यों बैठ गया? इसलिए बैठ गया कि हम जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेके आए थे, उस पैकेज में उस मूल समस्या का समाधान नहीं था। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है खरीदने की क्षमता नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, बाजार क्या खाक चलेगा? उसकी बजाय आपने जितना भी पैसा देना था उद्योग घरानों को दे दिया, उद्योगपतियों को दे दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया, निजी बैंकों को दे दिया, उन तमाम सारे लोगों को दे दिया जिनके पास पहले से था। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज स्थिति है कि बाजार पूरी तरीके से ठहरा हुआ है, और बाजार पूरी तरीके से अगर ठहरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास नहीं है खरीदने की क्षमता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आ रही है, सर्विस सेक्टर में गिरावट आ रही है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन सर्विस सेक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस सर्विस सेक्टर में भी पूरी तरीके से गिरावट आ रही है। ये स्थिति क्या है?
ये केवल कुछ आयाम हैं जो आयाम ने इस पूरे के पूरे देश की जनता को चिंतित करके रख दिया है। लेकिन एक और साजिश है मित्रों, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं 2 मिनट लूंगा आपके। 1991 में जब ये नीतियां लागू की गई थी, जिन्हें आज पूरी बेदर्दी के साथ लागू किया जा रहा है और भी ज्यादा घिनौने तरीके से, उस वक्त दुनिया भर के कॉरपोरेट्स ने ये मिलकर तय किया था सरकारों के साथ बैठकर कि हमें इस दुनिया के लोगों के अंदर ये भाव पैदा करना है कि अब कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर। और उस वक्त उन्होंने तय किया था कि किसी भी तरीके की विकल्प की आवाज दिखनी नहीं चाहिए, कोई वैकल्पिक मांगे लोगों के पास पहुंचनी नहीं चाहिए। और उसके लिए उन्होंने जो सबसे ताकतवर औजार है, जो सूचना क्रांति के रूप में इस वक्त पूरी दुनिया में एक भस्मासुर बनकर आया है, वो है मीडिया। उस मीडिया के जरिए उन्होंने कहा था कि नंबर 1, वैकल्पिक नीतियों की बात करने वालों पर वैचारिक हमला करना, उनको अप्रासंगिक बताना, उनको पुराने लोग बताना और ये बताना कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पिछले कुछ वर्षों में और खासतौर से पिछले 6 महीनों में बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस बात का हमला करने की कोशिश की गई है। पूरे के पूरी मीडिया, दो चार अखबार और 2-4 टीवी चैनल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे का पूरे मीडिया को इस बात के लिए झोंक दिया गया है कि वो जो विरोध हो रहा है, जो प्रतिरोध हो रहा है, जो आक्रोश है, जो परेशानियां हैं, जो बेचैनियां हैं, उनके बारे में पूरी तरीके से खामोश रहे, नॉन इश्यूज पर चर्चा होती रहे। 29 ग्राम गांजा पकड़ा गया, इस सवाल को लेकर 10 दिन तक टेलीविजन चैनल चिल्लाते रहे। एक अभिनेता ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इस सवाल को लेकर 2-2.5 महीने तक सारे का सारा मीडिया कवरेज करता रहे। इस बीच में लाखों की संख्या में लोग भूख से मर गए, उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है, इसको समझने की आवश्यकता है, यही वजह है कि इस पूरे 6 महीने के दौरान, पिछले दौर में भी और इस पूरे 6 महीने के दौरान जो प्रतिरोध हुए हैं, उन प्रतिरोधों को भी दबाने की कोशिश की गई है। लड़ाइयां कभी नहीं मरती, संघर्ष किसी के चाहने न चाहने के मोहताज नहीं होते। पूंजीवादी माध्यमों के कवरेज से कभी मजदूर आंदोलन या ट्रेड यूनियन आंदोलन आगे नहीं जाते, उनके मोहताज नहीं होते। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटीज होती हैं, वास्तुगत हालात होते हैं, जिनकी वजह से एक सीमा से ज्यादा अगर किसी स्टील के बहुत मजबूत एक बड़े बक्से में भी हवा अगर भरी जाएगी तो एक सीमा से ज्यादा अगर हवा भी भर जाती है तो भी वो फूट जाता है। ये तो मनुष्य समाज है, एक सीमा से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। घुटन है होगी तो छटपटाना तय है, और छटपटाहट अगर होगी तो उनका आंदोलन और संघर्ष का रूप तय करना है, होना तय है। दुनिया भर में हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। हम भारत की बात करेंगे कि क्या हुआ। प्रतिरोध कम नहीं हुए हैं, इस बीच में प्रतिरोध बढ़े हैं। वो चैनल्स में नहीं दिख रहे, अखबारों में नहीं दिख रहे, लेकिन प्रतिरोध बढ़े हैं। मैं कुछ प्रतिरोध आपको बता रहा हूं कि जो मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं, क्योंकि हम मोदी जी की तरीके से हाँकने या फेंकने में विश्वास नहीं करते, आंकड़े में विश्वास करते हैं। सबसे पहला प्रतिरोध अप्रैल मई में हुआ। मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा पलायन था वो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मौन सत्याग्रह था। करीब 4.5 करोड़ लोग, महिला, बच्चे, पुरुष, 1000-1000, 1200 किलोमीटर दूर पांव पांव चलकर अपने घर गए। 1.5 महीने तक ये प्रतिरोध चला। भले ही नेता लोग नहीं बोले, लेकिन पूरे देश और दुनिया की जनता ने देखा। करीबन 1 महीने तक उनके टीवी चैनल्स नहीं बोले, पर बाद में जब उन्हें लगा कि इतना बड़ा प्रतिरोध है तो उनको भी कवरेज करने के लिए आना पड़ा। अखबार इसकी खबर छुपाते रहे, लौटने वालों पर दोष लगाते रहे कि इन्हें लाल झंडे वालों ने अफवाह फैलाकर वहां से भगाया है, लेकिन वास्तविकता सामने आई। एक बहुत बड़ा प्रतिरोध था, ये भी एक विरोध था, ये भी एक तरीके की महाहड़ताल थी। अपने अपने काम को छोड़कर आना कि हमें नहीं करना यहां पर काम, क्योंकि तुमने जो वादे किए हैं वो वादे नहीं हुए पूरे। उसके बाद जून के महीने के बाद खास तौर से संगठित आंदोलनों ने तेजी पकड़ना शुरू कर दी। अप्रैल मई में भी आंदोलन हुए, लेकिन जून के महीने के बाद तेजी पकड़ना शुरू कर दी किसान मजदूरों की। और इन आंदोलनों की खास बात यह थी कि मजदूर
अकेले लड़े, जिनके पेज से मैं बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, वो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन अकेले भी लड़ी। वो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने इस देश की सारी ट्रेड यूनियंस को संगठित करके संयुक्त रूप से भी लड़ाई लड़ी। और इतना ही नहीं, बल्कि ट्रेड यूनियन आंदोलन और किसान आंदोलन के बीच में भी एक गठबंधन तैयार हुआ और मजदूर किसानों ने भी मिलकर लड़ाई लड़ी, जिन लड़ाइयों में बाद में महिला संगठन, विद्यार्थी संगठन, वैज्ञानिकों के संगठन, बुद्धिजीवियों के संगठन भी शामिल हुए। ये अभी 5 और 15 सितंबर के दिन न केवल ट्रेड यूनियन और किसानों की कार्रवाइयां थी, बल्कि महिला समिति ने भी, विद्यार्थियों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और इस महीने में और भी कार्रवाइयां होने वाली हैं। ये कितनी विराट कार्रवाइयां थी, इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जिनसे डरी हुई है सरकार, जिनकी वजह से वो तमाम सारी तिकड़में लेकर आ रही है, तमाम सारा उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। 9 अगस्त 1942 को इस देश की जनता ने एक महान लड़ाई लड़ी थी, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 2020 को इस देश की जनता ने कॉरपोरेटो भारत छोड़ो, देश तोड़ने वाले भारत छोड़ो के नाम पर जो कार्रवाइयां की थी, जो किसी बड़े टीवी चैनल को दिखाई नहीं दी, किसी अखबार को दिखाई नहीं दी, वो कार्रवाइयां इस देश में 1,95,593 स्थानों पर हुई थी। 1,95,593 प्लेसेस पर हुई थी वो कार्रवाई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक 1,95,993 जगहों पर लोग खड़े हुए थे, अपने हाथ में झंडे लेके, बैनर लेके, फेस्टून लेके, ये कहते हुए कि कॉरपोरेट कंपनियों और देश को तोड़ने वाले भारत छोड़ो। जैसे मैंने कहा कि वो जो पैदल मौन मार्च था, वो बड़ी कार्रवाई थी, विराट प्रतिरोध था, उसी तरीके से इतनी जगहों पर एक साथ विरोध कार्रवाइयां होना भी एक ऐसा विराट संगठित प्रतिरोध था जो भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा। तो लड़ाई बंद नहीं हुई है, लड़ाइयां जारी हैं। 16 मई को किसानों ने जो कार्रवाई का आह्वान किया गया था, किसानों की आंदोलन को लेकर AIKSSC की ओर से, वो 240 जिलों में लगभग 40,000 स्थानों पर कार्रवाई। 234 किसान संगठनों के साझे संगठन ने 27 मई को दोबारा विरोध कार्रवाई का आह्वान किया। वो कार्रवाई भी लगभग 250 जिलों में हुई पूरे देश भर में। और 19 जून को किसान सभा, C2, खेत मजदूर यूनियन को के आह्वान पर जो कार्रवाई हुई थी, वो देश के 228 जिलों में हुई। अपन ताजे आंदोलन देख लें। 9 अगस्त की मैंने आपसे बात की, सिर्फ जुलाई के बाद की आंदोलन अगर हम देख लें तो 7-8 अगस्त को वो जिनके बारे में कल सरकार ने कहा है ना कि स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए डॉक्टर, आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मेडिकल प्रोफेशनल्स, कितने लोगों की मौत हुई, सरकार ने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। उनकी जो सबसे बड़ी बुनियाद है, जो आशा कर्मियों के रूप में जानी जाती है, आशा सहायिकाओं के रूप में जानी जाती है, उन्होंने 7-8 अगस्त को देश भर में हड़ताल की थी, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बीमे के लिए, अपनी दूसरी मांगों को लेकर। हरियाणा में यह हड़ताल और भी लंबी चली थी। मध्याह्न भोजन का काम करने वाली जो भोजन माताएं हैं, उनकी भी हड़ताल हुई। और कोयला उद्योग में तो 2 से लेकर 4 जुलाई तक 3 दिनी हड़ताल में करीबन 5.5 लाख मजदूर शामिल हुए, जिसके दबाव में सरकार को फिलहाल, चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेराफेरी से नहीं जाएगा, फिलहाल सरकार ने यह घोषणा की है कि वो अभी कोल ब्लॉक्स को आवंटित करने के काम को फिलहाल रोक रही है। उन्होंने निजीकरण के उस खतरनाक फैसले के खिलाफ संघर्ष किया 2 से लेकर 4 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी और आंध्र में भी, जहां भी कोयला खदान है वहां पर वो हड़ताल, छत्तीसगढ़ में भी। इसके बाद जब रेलवे के निजीकरण की घोषणा हुई तो बाकी जो रेलवे की ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और NFIR और जो उनकी जो फेडरेशन है, उन्होंने तो संघर्ष किए। अकेले CITU के आह्वान पर 22 राज्यों के 224 जिलों में 717 रेलवे स्टेशनों पर विरोध कार्रवाइयां की गई कि रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा। ये आंकड़े गवाह हैं
कि विरोध की ताकत, विरोध की बारंबारता ही नहीं बढ़ी है, बल्कि विरोध का भौगोलिक विस्तार भी हुआ है, उसकी सर्वव्यापकता, उसकी सार्वदेशिकता, पैन इंडियन कैरेक्टर हुआ है पूरे के पूरे स्ट्रगल का। 23 जुलाई को किसान मजदूरों ने फिर से एक आह्वान किया था, जिसमें करीब 60,000 स्थानों पर 291 जिलों में 60,000 स्थानों पर गिरफ्तारियां भी हुई, कार्रवाइयां भी हुई। इसके ये मैं उन मैदानी कार्रवाइयों की बात कर रहा हूं जिन मैदानी कार्रवाइयों में मजदूर, किसान, मेहनतकश लोग शामिल हुए। लेकिन इसके अलावा बीमा कर्मचारियों की, बैंक कर्मचारियों की, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघर्ष भी हुए, और ये वो संघर्ष है जो अखिल भारतीय पैमाने पर आह्वान देकर हुए। इनके अलावा स्थानीय मांगों को लेकर भी बहुत संघर्ष हुए। वो रोजगार बचाने के लिए, काम के घंटों को लेके, रोजगार के पगार के कटने को लेके, राशन के सवाल को लेके, जमीन के कंपनीकरण को लेके, या फसल की लूट को लेके, या मुआवजे को लेके, या कोरोना तानाशाही के जो अत्याचार चल रहे हैं उनको लेकर हुए, लेकिन संघर्ष। आप बाहर मत जाइए, यूपी को देख लीजिए। सोशल मीडिया पर बैठने का इस वक्त अवसर है, क्योंकि मैदानी काम कम है। कल 6 महीने के बाद आज रात को मैं पहली बार निकलूंगा भोपाल से बाहर। लेकिन यहाँ इसमें जो संघर्षों की बहार दिखती है, मेरी अपनी हमारी अपनी आंखों के सामने से जो यूपी के संघर्ष गुजरे, वो चाहे इटावा से लेकर गाजीपुर और मऊ तक, बनारस से लेकर बुलंदशहर तक, हर रोज कहीं किसान हैं, कभी राशन की मांग को लेके, कभी दलित उत्पीड़न के सवाल को लेके, कभी कोरोना की राहत को लेके, कभी सोनभद्र में बिजली और कोयले के मजदूर लड़ते हुए दिखते हैं, तो कभी लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक महिलाओं के प्रतिरोध हमारे सामने आते हैं। कानपुर में से लेकर आगरा तक आवाज उठती है। रोहिलखंड से ब्रज होते हुए बुंदेलखंड तक पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिरोध ही प्रतिरोध है। अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति 250 फुट बनाने वाले हैं, मायावती जी 252 फुट की बनाएंगी, और बाबा योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे वो आप लोग देख ही रहे हैं। इन तथाकथित मुख्य धारा की राजनीतिक शक्तियों के विश्वासघात के बावजूद उत्तर प्रदेश की मेहनतकश जनता संघर्ष के मैदान पे है। उनमें सब है, रेलवे है, उसमें डिफेंस कर्मचारी है, उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, उसमें छोटे छोटे धंधे और व्यवसायों में काम करने वाले लोग हैं, निडर तरीके से मुट्ठियों को ताले हुए। ये संघर्ष का एक मोर्चा है, लेकिन संघर्ष के और भी कई मोर्चे हैं। सोशल मीडिया भी एक मोर्चा है, और इस देश की जनता बोल रही है। इतने भारी संकट के बीच जब 6 ड्रेस बदल के मोर को दाना चुगाने का धतकर्म किया गया, और उसके बाद मन की बात में देश की जनता से कहा गया कि वो देशी कुत्ते पाले और खिलौने बनाए, उसके बाद YouTube पर डिसलाइक करने वाले लोग कौन थे? यही नौजवान जो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले आएगा तो मोदी ही कहा करते थे। अब उनके भी ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम इस तरीके की आपराधिकता को इनकार करते हैं। संघर्षों के आयाम सिर्फ आर्थिक नहीं है। शासक वर्ग अपने राज के लिए हर आयाम ढूंढता है। वर्ग संघर्ष में हर चीज पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो प्रतिरोध भी हर जगह होता है। चाहे वो न्याय प्रणाली बचाने की लड़ाई हो, संविधान बचाने की लड़ाई हो, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो, मानवाधिकार बचाने की लड़ाई हो, बुद्धिजीवी, युवक, युवतियां, ये सारे लोग, चाहे वो प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हो, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, देवयानी हो, नताशा हो, डॉक्टर कफील हो, और अभी प्रशांत भूषण हो, ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं जिनकी वजह से जिन मोर्चों पर भी प्रतिरोध उमड़ा है, उमड़ घुमड़ कर आया है। जेएनयू से लेकर जामिया मिलिया तक, एएमयू से लेकर हैदराबाद तक, तो संघर्ष हर मोर्चे पर बढ़ा है, ये बात में है। और ये साहित्य के मोर्चे पर भी है। कितने अच्छी कविताएं, कितने अच्छे लेख, कितनी अच्छी कहानियां, कितने अच्छे व्यंग, कितने बेहतरीन कार्टून इस बीच में आए हैं। लड़ाई जारी है। उनके तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की परवाह किए बिना भी लड़ाई जारी है। आखिर में एक जरूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। उसके पहले ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि लड़ाई का एक नियम होता है। एक सीमा से ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते, और यहां सारी सीमाएं लांघी जा चुकी हैं। प्रतिरोध होगा,
विरोध होगा और वो एक महासंघर्ष के रूप में निकलेगा, जो पहले आर्थिक सवालों को लेकर चलेगा, सामाजिक सवालों को लेकर निकलेगा, उसके बाद राजनीतिक निहितार्थों तक भी पहुंचेगा। जो जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये एक विशेष तरीके का समय है भारत, और विशेष समय का ये कि ये सिर्फ पूंजीवाद नहीं है, वो तो है ही। ये सिर्फ दरबारी पूंजीवाद नहीं है, क्रॉनी कैपिटलिज्म नहीं है, वो तो है ही। ये एक पूंजीवाद की ज्यादा, जैसे कहा जा रहा है ना कि पहले निपा आया था, उस निपा वायरस का एक म्यूटेटेड वर्जन आया है जिसको कहा गया कोविड-19। तो ये दरबारी पूंजीवाद का वायरस का म्यूटेटेड वर्जन है जिसका नाम है कॉर्पोरेटिव हिंदुत्व, एक अलग तरीके की पार्टी का राज। ये दुनिया की अकेली पार्टी है जिसका संचालन खुद उसके हाथों में नहीं है, जिसे चलाने वाला एक रहस्यमयी सांगठनिक ढांचे का संगठन है जिसका नाम है आरएसएस, जिसका इतिहास कालिख और विश्वासघात से भरा हुआ रक्तरंजित इतिहास है। ये नई बात है। ये अकेली पार्टी और ऐसा विचार समूह है जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जिसने 15 अगस्त 1947 को पूरे देश भर में काले झंडे फहराने का आह्वान किया था, काले झंडे फहराए थे, जिसने भगत सिंह की शहादत के वक्त उनका मखौल उड़ाते हुए अपने अखबार में लिखा था कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम है, इससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है, जो अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं लड़े, जिन्होंने माफी मांग मांग कर अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने का काम किया। और ये माफी मांगने का काम उनका बहुत पुराने जमाने से, उनके तथाकथित आराध्य जो है सावरकर के जमाने में नहीं, बल्कि इमरजेंसी की जेल में जब हमारे साथ में ये मीसा में थे, तब इंदिरा गांधी से भी उसी तरीके से गिड़गिड़ा के माफी मांगा करते थे। जिस दौर में लाल झंडा बॉम्बे से लेकर कैलकाटा तक, कानपुर से लेकर ग्वालियर और उज्जैन तक, जब पूरे देश भर का मजदूर लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तब मुस्लिम लीग और आरएसएस केवल ये दो ही संगठन ऐसे थे जो अंग्रेजों की गोद में खुलकर खेल रहे थे, जिनके नेताओं को, सावरकर को 60 रुपए महीने का वजीफा दिया जाता था, जो उस जमाने के पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के वेतन से 1-2 रुपए ज्यादा हुआ करता था। ये अकेली पार्टी है जिसकी विचारधारा समता, लोकतंत्र, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य के अधिकार के खिलाफ है। जो किताब में लिखा पढ़ी में कहते हैं कि किसी भी तरीके के आधुनिक समाज की आवश्यकता नहीं है, मनुस्मृति के आधार पर राज चलना चाहिए, और वो राज किस तरीके का होगा, उस राज में कितने लोग बचेंगे, इसके लिए जानने के लिए कुछ ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं। ये दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है जो किसी और देश को शत्रु नहीं मानते, अपनी ही जनता को शत्रु मानते। इनके नेता 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट अपने ही देश की जनता को गरियाते हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हों, चाहे वो वर्ण और जाति के आधार पर दलित, शूद्र और आदिवासी हों, चाहे वो गरीब लोग हों, ये उन्हीं को गरियाते हैं। 4.5 करोड़ गरीबों के पैदल लौटते वक्त इनके चेहरों पर जो नफरत थी वो इसलिए थी कि ये गरीब को कंटेम्प्ट के रूप में देखते हैं, उसे नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं। ये अपनी ही देश की जनता को दुश्मन मानते हैं, इसीलिए जितने भी फैसले 6 महीने में लिए गए वो अपने ही देश की जनता के पैरों में बड़ी डालने वाले लिए गए। और ये जो नाटक चल रहा है दिल्ली दंगे के नाम पर, उसमें भी उनकी सारी साजिशें जो वो अपने ही देश की जनता के विरुद्ध है। इतिहास से उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस विषय पे विस्तार के साथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आज मैं बहुत संक्षिप्त बोलूंगा और मेरे 40 मिनट लगभग हो चुके हैं, इसलिए मैं उन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इनको ये समझने की आवश्यकता है कि इनसे ज्यादा झूठा, इनसे ज्यादा लबाड़, इनसे ज्यादा फर्जी और पाखंडी कोई और संगठन दुनिया में नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी भी इनकी तुलना में काफी साफ सुथरी नाई धोई लगती है। किस तरीके का फर्जीवाड़ा करते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन में काम करने वाले साथी लोग जानते होंगे। इन्हीं के संगठन थे ये बीएमएस वगैरह टाइप के, स्वदेशी आंदोलन चलाया करते थे, स्वदेशी।
और वो स्वदेशी आंदोलन सरकार में पहुंचने के बाद कहां पहुंच गया? सब्जी, हल्दी और मिर्ची बेचने से लेके डिफेंस के कारखानों और रेलवे तक और कोयले तक और फार्मा सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सभी जगह पर 100% एफडीआई कौन लेके आई? इन्हीं स्वदेशी का जाप करने वालों की सरकार लेके आई। इनका राष्ट्रवाद भी, फर्जी राष्ट्रवाद भी पाखंड है। पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ है। बातचीत करो, मसला निपटाओ, युद्ध को तक न पहुंचे बात, लेकिन जनता को बताओ तो सही कि गलवान घाटी में क्या हुआ, पेंगोंग की झील में क्या लड़ाई चल रही है। कल उन्होंने कहा 100-200 राउंड हवाई फायर हुए फिंगर 3 और फिंगर 4 पर। वहां की पहाड़ियों का नाम है फिंगर 3 और फिंगर 4। फिंगर 5 और फिंगर 6 कहां गई? डोकलाम में क्या हुआ? अपनी ही देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए तैयार नहीं है। गोलमोल बात करेंगे, गोलमोल बात करेंगे, उन्माद पैदा करेंगे, बिना किसी सत्यता को ले जाए हुए। इनसे ज्यादा फर्जी राष्ट्रवाद वाला पाखंडी कोई नहीं हुआ। अमेरिका की चाकरी करने के लिए तैयार है। झगड़े की जड़ क्या है? झगड़े की जड़ यह कि आप लाल सागर में जाएंगे, अमेरिका और जापान के साथ उनके जूनियर पार्टनर बनके किसी दूसरे देश के खिलाफ लड़ने के लिए। भारत की विदेश नीति ये कभी नहीं रही। मैं विदेश नीति पे बोल नहीं रहा, लेकिन विदेश नीति के बारे में जानना जरूरी होता है। भारत की विदेश नीति कभी नहीं रही। और भारत की तो छोड़िए, पिछले 150 साल में, 200 साल में, अमेरिका को बने हुए 500 साल हुए हैं, पिछले 150-200 साल में ऐसे एक देश का नाम बता दीजिए जिस देश ने अमेरिका के साथ अपनी गांठ बांधी हो और उसके बाद उसका विकास हुआ हो या वो बच पाया हो। अपने पड़ोसी को देख लीजिए, पाकिस्तान। अमेरिका के साथ जाकर कोई बचता नहीं है। अमेरिका की जनता जिन चीजों का विरोध कर रही है वो भी काम करने के लिए तैयार है आप। तो ये जो स्थिति है, इन स्थितियों को समझना होगा और इन सब के खिलाफ लड़ना होगा। और इनका कोई न धर्म के साथ रिश्ता है, न संस्कृति के साथ रिश्ता है, न भारतीय दर्शन के साथ रिश्ता है। इनके पास कोई नहीं है। इनके पास केवल रामदेव है, इनके पास केवल आशाराम है, इनके पास केवल चिन्मयानंद है, इनके पास गुरमीत राम रहीम है। इनके पास इस देश की धार्मिक परंपरा का भी कोई सदाचारी विचारक या धार्मिक पंथ परंपरा वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे उनके साथ है वैसे ही वो है। लेकिन अगर ये निजी प्रश्न होता तो शायद हमें चुप भी रह जाते, लेकिन ये देश का सवाल है। इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि लड़ाई खतरों के दोनों आयामों से एक साथ लड़नी होगी। मैं एक रूपक दे रहा हूं आपको कि आप देश की नाव जो है वो नदी की भंवर में फंसी हुई है। उस नाव में छेद भी कर दिया गया है लोगों की एकता को उन्माद में भड़काने के जरिए। पानी भी भर रहा है। ऐसे में एक मगरमच्छ हम पे हमला करता है कॉरपोरेट की लूट के रूप में, निजीकरण के रूप में, श्रम कानूनों की समाप्ति के रूप में, 3 अध्यादेशों के रूप में, नौकरी छीनने के रूप में, प्राइवेटाइजेशन के रूप में। हमें उस मगरमच्छ से लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। लेकिन केवल मगरमच्छ से लड़ने से बचने वाले नहीं है। मगरमच्छ से लड़ने के जरूरी काम को करते हुए हमें उस नाव के छेद को भी मूदना होगा ताकि नाव में पानी न भरे और मगरमच्छ को हराने के बाद भी हमारी नाव डूब न जाए। इसको कहते हैं हिंदुत्व का खतरा। उससे भी लड़ना पड़ेगा, वैचारिक रूप से भी लड़ना पड़ेगा। उसके झूठ के खिलाफ, उसकी अफवाहों के खिलाफ, उसकी अवैज्ञानिकता के खिलाफ भी लड़ना होगा। छेद भी मूदना होगा, उनसे भी लड़ना होगा और इसी के साथ अपने पूरे कौशल के साथ उस भंवर को पार करते हुए किनारे भी लगना होगा। और ये काम केवल मजदूर वर्ग कर सकता है। वो मजदूर वर्ग जो बैंकों से लेकर डिफेंस में काम कर रहा है, रेलवे से लेकर मेडिकल रैप के रूप में काम कर रहा है, कोयला खदान से लेके ठेला चलाने और सब्जी बेचने का काम कर रहा है, केवल मजदूर वर्ग कर सकता है। कैसे कर सकता है?
राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इंतजार नहीं करना होगा, लड़ना होगा। अपने अपनी भंवरों को अपनी अपनी ताकत से ही पार करना पड़ेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और हम में वो ताकत है। CI2 का गौरवशाली इतिहास, हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन आंदोलन का, जिससे 100 साल पूरे हो गए 1920 में, उसका गौरवशाली इतिहास है। अंग्रेजों के जमाने से लेके मोदी के जमाने तक लड़ाई लड़ने का। उत्तर प्रदेश की CI2 का भी शानदार इतिहास है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में जब हम लोगों ने आंखें खोली थी, जब छोटे छोटे कारखानों के आंदोलनों से कपड़ा मजदूरों के विराट आंदोलन तक हम पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश की लड़ाइयां हमारे लिए मॉडल हुआ करती थी। कानपुर के मजदूरों की वो शानदार लड़ाई, पूरी रेलवे ट्रैक को जाम करने वाली ने पूरे देश के मजदूर को जगाया था, हमको भी प्रेरित किया था। यही उत्तर प्रदेश, राम आश्रय साहब से लेके दौलत राम तक, मैं केवल उन लोगों के नाम लूंगा जिन लोगों को काम करते हुए हमने देखा और जिनके काम करते हुए देखने के बाद जिनसे हमने सीखा। कॉमरेड राम आश्रय से लेके कॉमरेड दौलत राम, जो हमारे नेता भी थे, हमारे दोस्त भी थे, अद्भुत साथी थे। चौधरी हरसहाय सिंह जी से लेके सहारनपुर के कॉमरेड गुलाब सिंह तक, इनको हमने विराट लड़ाइयों की अगुवाई करते हुए और जीतते हुए देखा। खुर्जा के भट्ट जी से लेके, जो बाद में पूरे उत्तर प्रदेश की CI2 के महासचिव भी बने, उनसे लेकर कानपुर और फिरोजाबाद के ऐतिहासिक संघर्ष जो अभी अभी देखे हमने। हमारे प्यारे दोस्त कॉमरेड प्रेमनाथ राय से लेके हमारे जो इलाहाबाद वाले मिश्रा जी हैं, और हमारे ये जो इस उत्तर प्रदेश CI2 के पेज वाले जो मिश्रा जी हैं, निशिकांत मिश्रा जी, इन लोगों तक सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता है जो अपने अपने इलाकों के मेहनत कशों का प्यार भी हासिल कर चुके हैं, सम्मान भी हासिल कर चुके हैं, जिन्हें लोग ईमानदारी और बहादुरी का पर्याय मानते हैं, जिनके नेतृत्व में विश्वास करते हैं, जिनके सांगठनिक कौशल में विश्वास करते हैं। वो अगर योजनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेप करेंगे, लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। ये जो 23 सितंबर का जो मोर्चा है, उसी तरीके के संघर्ष का मोर्चा। भविष्य हमारा है, राजनीतिक विज्ञान के हिसाब से भी, सामाजिक विज्ञान के हिसाब से भी, अर्थशास्त्र के विज्ञान के हिसाब से भी। दुनिया पीछे की ओर नहीं जाती है, दुनिया आगे की ओर जाती है। वो लोग जिन्होंने 1991 में हथियार डाल दिए थे, फ्रांसिस फुकुयामा जैसे दार्शनिक, जिन्होंने कहा था कि अब तो समाजवाद की विचारधारा का अंत हो गया, अब तो केवल यही चलेगा, इतिहास का अंत हो गया है। आज 2 साल पहले उनको भी एक नई किताब लिखकर ये कहना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी कि मेरी वो समझदारी गलत थी। अब अगर मनुष्यता को बचाना है, दुनिया को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, तो केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है समाजवाद का रास्ता, जिस रास्ते को लेकर CI2 चलती है। संघर्षी रास्ता। भविष्य हमारा है, लेकिन भविष्य संघर्ष की कोख में है, और वो संघर्ष जारी है। 23 सितंबर के दिन वो संघर्ष एक नए आयाम के साथ आएगा, और उसके बाद संघर्ष और तेजी के साथ बढ़ेगा। उस संघर्षों के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित मैं ये विश्वास करता हूं कि CI2 उत्तर प्रदेश का ये पेज उत्तर प्रदेश के मजदूर वर्ग को पूरे देश और दुनिया के हालात से अवगत कराने के लिए और उनकी आवाज बनने के रूप में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आभार, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक।